अनाया और निखिल की नोक-झोंक -2। अब तक हमने पढ़ा, अनाया ने जिस घायल इंसान को बचाया था उसके लोग आकर उसे ले जाते हैं। अनाया निखिल के हॉस्पिटल के अंदर आती है। इस वक्त ये निखिल उस निखिल से अलग लग रहा था जो कार में अपने बड़बोलेपन की वजह से उसका दिमाग खराब कर चुका था, बल्कि इस वक्त वो एक समझदार इंसान लग रहा था जो इस वक्त काफी सीरियस था। वो आगे चल रहा था, उसके पीछे अनाया। चारों तरफ से बॉडीगार्ड्स से घिरे वो एक वीवीआईपी फ्लो पर पहुंचे। उस फ्लो पर चारों तरफ बॉडीगार्ड्स फैले हुए थे। निखिल सीधा जाकर ऑपरेशन रूम के पास खड़े बॉडीगार्ड्स से कुछ पूछता है। उसका जवाब पाकर वो एक डॉक्टर को बुलाता है। एक डॉक्टर आती है तो उसे अनाया के पास ले जाता है। इस बच्ची का इलाज करो, ध्यान रखना उसे दर्द ना हो, कहकर अनाया को देखता है और पूछता है, वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया। ओह, तो आपको याद आ गया है कि आपको मेरा नाम भी पूछना था, अनाया ने सरकास्टिक वे में बोला। उसकी बात सुनकर वहां खड़े खड़े सभी बॉडीगार्ड्स और उस डॉक्टर की हंसी छूट गई, लेकिन अगले ही पल सबने खुद को कंट्रोल कर लिया, वरना सामने खड़ा उनका जल्लाद बॉस उन्हें बहुत बुरी सजा देता। अनाया की बात सुनकर निखिल का चेहरा काला पड़ गया। ये छोटी बच्ची जब से उससे मिली है या तो उसे धमकाते हैं या उसका मजाक उड़ाते हैं। वो बोला, देखो बच्ची, माना मैं तुम्हारे साथ सॉफ्ट हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा ऐसे मजाक बनाओगी। मेरे कहने भर की देरी है, ये जो बॉडीगार्ड्स देख रही हूँ मेरे एक इशारे पर तुम्हें जंगल में छोड़ आएंगे, वो भी जंगली जानवरों के बीच। निखिल अनाया को डराते हुए बोला, लेकिन उसकी बात सुनकर अनाया उसे बिना भाव के देख रही थी। निखिल सोच में पड़ गया कि क्या उसकी बात का इस बच्ची पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्या उसे डर नहीं लगाता कि वो उसे सच में जंगल छोड़ आएगा। लेकिन निखिल को क्या पता, अपनी जिंदगी के बुरे अनुभव और एक बार मौत को गले लगाने के बाद अब सच में उसे किसी भी चीज का डर नहीं लगता। देखो, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में तुम्हें जंगल में छोड़ सकता हूँ। अनाया का कोई जवाब न पाकर दोबारा उसे डराने की कोशिश करते हुए निखिल बोला। अपनी आईब्रोज ऊपर चाहते हुए अनाया ने कहा, क्या सच में ऐसा करने की हिम्मत है आपने? उसकी बात सुनकर निखिल गुस्से से उबलने लगा। ये लड़की बिना किसी डर के वाकई उसे भड़काने की हिम्मत कर सकती है। ऐसा नहीं था कि निखिल उस लड़की को चोट नहीं पहुंचा सकता था, वो बस किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाने चाहता था, और ये लड़की बिल्कुल बेकसूर थी। ऊपर से जख्मी हालत में पड़े उसके दोस्त की प्रोटेक्शन में भी थी। एक बार को सब कुछ भूलकर भी वो इस लड़की को सजा भी दे दे, लेकिन जब उसके जल्लाद दोस्त को ये बात पता चलेगी तो उसकी सजा बहुत भयानक होगी। अपने जल्लाद बॉस को ऑफेंड करने का रिस्क नहीं ले सकता था वो, इसलिए डॉक्टर को उसे ट्रीट करने का कहकर बिना कुछ कहे ऑपरेशन रूम के बाहर जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। उसकी बातों से वो समझ चुका था कि भले ही उसकी उम्र कम हो, लेकिन वो उसके दोस्त से कम हार्टलेस नहीं थी। लोगों के मुंह पर उनकी बेइज्जती कर देती है और उसे अपनी बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं था। अनाया भी बिना किसी बहस के डॉक्टर के साथ जाते हुए थोड़ी तेज आवाज में बोली ताकि निखिल सुन सके, अनाया नाम है मेरा। घायल शख्स को झाड़ियों में खींचने और पेट्रोल टैंक को पत्थर से तोड़ने पर उसे भी कुछ छोटी मोटी चोट लगी थी, जिसे उसने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, लेकिन इस बदबोले इंसान ने उसकी चोट को अनदेखा नहीं किया और डॉक्टर से उसे ट्रीट भी करवा रहा था। उसका दिल एक बार फिर गर्माहट से भर गया। आज वो दो अजनबियों से मिली, जिसमें से एक गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी उसको प्रोटेक्ट कर रहा था और दूसरा ये बेफिजूल बोलने वाला इंसान इतनी बहस करने के बाद भी उसका इलाज करवा रहा था। खून का रिश्ता न होने के बावजूद भी दोनों उसे सिक्योरिटी की भावना दे रहे थे, जो उसे उसके सगे रिश्तों ने भी आज तक नहीं दी। दोनों अजनबियों के बारे में सोचते हुए अनाया के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान खिल गई, जिसके बारे में उसे खुद खबर नहीं थी। उसकी ड्रेसिंग करने वाली डॉक्टर ने जब उसे मुस्कुराते हुए देखा तो वो भी मुस्कुरा उठी। उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, बहुत प्यारी मुस्कुराहट है तुम्हारी, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। डॉक्टर की बात सुनकर वो होश में आई। खुद को मुस्कुराता पाकर उसकी हंसी जम गई। वापस अपने चेहरा को भावहीन बनाकर हल्का सा अपना सिर हिला दिया और बाहर चली गई। उसकी इस हरकत पर डॉक्टर भी कंफ्यूज हो गई, लेकिन अगले पल इसे इग्नोर करके अपने काम पर चली गई। अनाया जानती थी जब तक घायल शख्स को होश नहीं आएगा कोई भी उसे यहाँ से जाने नहीं देगा।
इसलिए ऑपरेशन रूम के बाहर आकर किसी से बिना कुछ कहे वही रखी बेंच पर बैठ गई। अपने सिर को पीछे टिकाकर आंखें बंद कर ली। निखिल ने उसे देखा लेकिन इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसके दोस्त की कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल थी और ऑपरेशन भी काफी देर से चल रहा था। सुबह के 4 बजे ऑपरेशन रूम की लाइट ऑफ हो गई। ये देखकर निखिल भी सीधा खड़ा हो गया और डॉक्टर का इंतजार करने लगा। अनाया भी जाग चुकी थी और ऑपरेशन रूम के दरवाजे की तरफ अपनी भावहीन नजरों से देख रही थी। कुछ देर बाद सारे डॉक्टर बाहर आए। निखिल सीधा उन डॉक्टर के बीच में खड़े हेड डॉक्टर के पास गया और पूछा, कैसी हालत है उसकी? वो ठीक है, सारी बुलेट्स निकाल दी है, बस ब्लड थोड़ा ज्यादा बह जाने की वजह से थोड़ा कमजोर है। कुछ घंटों में होश आ जाएगा। वैसे भी बड़ी सख्त जान है उसकी, इतनी आसानी से नहीं जाएगी, कहकर वो डॉक्टर हंस पड़ा। उसकी बात सुनकर निखिल ने उस डॉक्टर के पेट में एक मुक्का जड़ दिया और बोला, साले मानिक, तेरी काली जबान ना बंद ही रखा कर, जब भी बोलेगा बकवास ही करेगा। वो डॉक्टर मानिक, जो निखिल का दोस्त था, पेट में दर्द की वजह से थोड़ा झुककर बोला, कमीने, मैंने गलत क्या बोला जो मुझे मुक्का जड़ा दिया, और तुझसे तो कम ही बकवास करता हूँ, कहकर वापस उसकी पीठ पर मुक्का मार दिया, जिससे निखिल उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। बाकी सभी लोग इनकी दोस्ती जानते थे, इसलिए इग्नोर करके अपने काम पर चले गए। वही अनाया अजीब एक्सप्रेशन के साथ दोनों को देख रही थी। जो उसे दोस्त कम नमूने ज्यादा लग रहे थे। खुद पर अनाया की अजीब नजरें महसूस कर निखिल का मुंह बन गया। वही मानिक हैरान नजरों से उसे देख रहा था। ये पूरा वीवीआईपी वार्ड था। यहाँ सिर्फ वीवीआईपी पेशेंट्स का ही इलाज किया जाता था, कोई भी यहाँ नहीं आ सकता था। तो ये छोटी बच्ची यहाँ क्या कर रही है, वो भी इतनी सुबह? मानिक को अनाया को घुरता देख निखिल ने उसे बताया कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है। मानिक को वो दिलचस्प लगी। वो उससे मिलने उसके पास आया और बोला, हेलो बेबी गर्ल, आई एम डॉक्टर मानिक देशमुख, यहाँ का हेड डॉक्टर और बेस्ट कार्डियक और न्यूरो सर्जन। कहते हुए उसके आगे हाथ बढ़ा दिया। अपने सामने 35-36 के आदमी को उससे फ्रेंडली और अच्छा बर्ताव करते देख अनाया की आंखें थोड़ी सॉफ्ट हो गई। उससे हाथ मिलाते हुए बोली, अनाया। उसके छोटे से इंट्रोडक्शन को सुन मानिक के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसे कम बोलना पसंद है। क्या तुम मेरे साथ मेरे केबिन में चलकर आराम करना पसंद करोगी? इसी बहाने हम भी कुछ बातें कर लेंगे, उसे और जाने की गरज से मानिक बोला। अनाया को उससे कोई नेगेटिविटी महसूस नहीं हुई, इसलिए हाँ में अपना सिर हिलाकर उसके साथ उसके केबिन में चली गई। वही खड़े निखिल का चेहरा तवे सा काला पड़ गया। क्या उसने उसे किसी भी तरीके से मारा, डांटा या धमकाया था कि वो उसके साथ इतना रूड और हॉट ब्रोकिंग बिहेवियर कर रही थी, और इस मानिक के साथ जो कि उसे अभी अभी मिला है इतना सॉफ्ट और अच्छा बिहेवियर कर रही थी। अब उसे दोनों से ही चिढ़ होने लगी। वो अपने पैर पटकते हुए उस स्पेशल वार्ड में चला गया जहां उसके घायल दोस्त को शिफ्ट कर दिया गया था। अनाया मानिक के साथ जब उसके केबिन में आई तो उसने एक नज़र पूरे केबिन को देखा। व्हाइट कलर में रंगा केबिन, जिसके बीचों बीच काम करने के लिए एक टेबल थी और पीछे की तरफ ग्लास वॉल जिससे पूरा शहर नजर आ रहा था। टेबल के एक साइड बुक शेल्फ और दूसरी तरफ ग्रे कलर का एक बड़ा और 2 छोटे सोफे एल शेप में रखे हुए थे। आम केबिन के मुकाबले ये थोड़ा बड़ा, सिंपल और काफी खूबसूरत था। अनाया को वो पसंद आया। अनाया को अपने केबिन को धुरता देख मानिक के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम वहां जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं ब्लैंकेट मंगवाता हूँ, कहकर जैसे ही केबिन का लैंडलाइन उठाया उसे अनाया की आवाज सुनाई पड़ी। इट्स ओक, आई एम फाइन। कम शब्दों में अनाया ने अपनी बात कह दी। उसकी बात सुनकर मानिक बोला, ठीक है, फिर हम कुछ बात कर सकते हैं। वैसे तुम कॉफी पसंद करोगी या चाय? बोलकर अनाया को देखा, जिसने कुछ सोचकर अपना सिर हाँ में हिला दिया और बोली, क्या मुझे एक ग्लास गर्म दूध मिल सकता है? मैंने कल रात का खाना स्किप कर दिया था। कहकर मानिक को देखा तो मानिक ने मुस्कुराकर हॉस्पिटल कैंटीन में फोन करके कुछ ऑर्डर दे दिया। कुछ देर बाद केबिन का डोर नॉक हुआ और एक स्टाफ अपने हाथ में एक ट्रे लेकर अंदर आया। उसने ट्रे काफी टेबल पर रखी, जिसमें एक कॉफी, एक ग्लास दूध और कुछ स्नैक्स थे। इतना सब देखकर अनाया की आईब्रो सिकुड़ गई। उसने मानिक की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था।
उसने अपनी आईब्रो उछाल दी जैसे पूछ रही हो इतना सब। उसके इशारे को समझकर मानिक ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, छोटे और बड़े बच्चों को ज्यादा भूखा नहीं रहना चाहिए। उसकी बात सुनकर अनाया चीख गई और उसके हाथ को अपने सिर से हटाकर बोली, आई एम नॉट अ चाइल्ड एंड स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक अ पेरेंट्स, कहकर दूध का ग्लास लेकर पीने लगी। मानिक ने उसकी हरकत का बुरा नहीं माना, उल्टा वो उसे काफी इंटरेस्टिंग लगी। तभी बिना दरवाजा नॉक किए निखिल अंदर घुस गया और अपने हाथ की कॉफी पीते हुए चीटकर बोला, हाँ भाई, तुम 12 साल की बच्ची थोड़े ना हो बल्कि हम सबकी दादी माँ हो। लेकिन अनाया ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसे इग्नोर करते हुए आराम से अपना दूध और स्नैक्स एंजॉय करने लगी। उसकी इस हरकत पर मानिक के चेहरे पर लंबी मुस्कान छा गई। वही निखिल को गुस्सा आने लगा। हर बार ये छोटी लड़की उसे हल्के में ले लेती है। 7. अनाया रॉक। मानिक शॉक्ड। अब तक हमने पढ़ा कि अनाया डॉक्टर मानिक से मिलती है। अब आगे। कुछ देर बाद निखिल और मानिक अपनी काफी खत्म कर चुके थे और अनाया को ही देख रहे थे जो अपने स्नैक्स एंजॉय कर रही थी। कुछ खाकर अनाया को अच्छा लगने लगा तो उसने अपना सिर सोफे से टिका दिया। आंखें बंद थी उसकी, तभी मानिक की आवाज से वो उठ बैठी। अनाया, इतनी रात को तुम एक्सीडेंट वाली जगह पर क्या कर रही थी? मानिक बोला। घूमने गई थी, जवाब देते हुए अनाया बोली। उसकी बात सुनकर दोनों चौंक गए। उससे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी उन्हें। भला एक 12 साल की लड़की ऐसी सुनसान जगह पर घूमने क्यों जाएगी, वो भी इतनी रात गए? उन्हें इस बात पर यकीन नहीं था, इसलिए मानिक ने दूसरा सवाल किया। इतनी रात गए तुम ऐसे बाहर सुनसान जगह घूम रही थी और तुम्हारे पेरेंट्स कुछ नहीं बोले? इनफैक्ट तुम कल रात से घर नहीं गई तो क्या उन्हें तुम्हारी चिंता नहीं होगी? मानिक बोला। वही निखिल इस सवाल के जवाब में उसे देख रहा था। अनाया ने थोड़ी देर दोनों को देखा, फिर अपना सिर नीचे करके धीमी आवाज में बोली, आई एम एन ऑर्फन। अनाया का जवाब सुनकर दोनों हैरान रह गए। वो देखने में तो अनाथ लगती नहीं थी, तो क्या वो उनसे झूठ बोलने की कोशिश कर रही थी? लेकिन वो उनसे झूठ क्यों बोलेगी? ये सवाल दोनों के मन में था। निखिल के दिमाग में कुछ आया। उसने पूछा, क्या कोई भी नहीं है तुम्हारी फैमिली में? अनाया ने अपनी नजर उठाते हुए कहा, दादू है। तो फिर वो कहाँ है? क्या उन्हें चिंता नहीं होगी तुम्हारी? निखिल ने दोबारा सवाल किया। दादू मुंबई में हैं। वो बहुत बीमार रहते हैं, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ नहीं रख सकती। वैसे भी देहरादून में मैं अकेले रहती हूँ, अनाया ने शांति से जवाब दिया। लेकिन उसके जवाब ने दोनों को स्पीचलेस कर दिया। भला अब आगे क्या कहें इस लड़की से? भले ही उसने जो कुछ भी कहा हो उन्हें उस पर यकीन नहीं था, लेकिन उनसे झूठ बोलने की कोई वजह भी तो नहीं। दोनों ही उसके लिए अनजान थे। तो क्या वो अपनी बीमारी में भी तुम्हारा खर्चा उठाते हैं? निखिल बोला। नहीं, अपने खर्चे में खुद उठाती हूँ पेंटिंग्स बनाकर, अनाया ने कहा। लेकिन वही दोनों अब हैरान नहीं थे, क्योंकि इस बच्ची के ऐसे जवाब की उन्हें आदत हो चुकी थी। बात संभालते हुए मानिक ने कहा, वैसे क्या हुआ तुम्हारे दादाजी को? मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ, शायद उनकी बीमारी दूर कर सकूं। नो थैंक्स, वो पहले ही अच्छी कंडीशन में है और मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए, अनाया ने कहा। उसकी बात सुनकर मानिक हैरान रह गया। उसके पास इलाज कराने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी रहती है। कितनों को तो उसकी अपॉइंटमेंट भी नसीब नहीं होती। यहाँ वो खुद चलकर इलाज करने को कह रहा है, लेकिन इस छोटी लड़की ने बिना सेकंड ऑप्शन के उसकी बात को रिजेक्ट कर दिया। क्या इसे उसकी काबिलियत पर शक है? वही निखिल को उसके जवाब से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वो जानता था ये छोटा पैकेज बड़ा धमाका करने में माहिर था, और ऐसे दिल तोड़ने वाले जवाब देने में भी। मानिक का हैरान चेहरा देखकर वो बस अफसोस कर सकता था। अपनी हैरानी से बाहर निकलकर मानिक बोला, हियर लिटिल गर्ल, मैं सच में एक अच्छा डॉक्टर हूँ और मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। आखिर अब हम दोस्त जो हैं। उसकी बात पर अनाया ने अपनी आईब्रोज उछालते हुए कहा, हमें मिले ठीक से कुछ घंटे भी नहीं हुए और आप मुझे अपना दोस्त कह रहे हैं, जबकि हम अभी भी एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। वैसे भी आप में ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाऊं। अनाया का जवाब सुनकर मानिक का चेहरा काला पड़ गया। वही निखिल तो हंसते हुए लोटपोट हो गया। वो जानता था कि अनाया बिना किसी डर के अपनी बातों से सामने वाले शख्स की बेइज्जती करने की हिम्मत रखती है, जिसका थोड़ा नमूना उसे भी मिल चुका है।
उसे अपने दोस्त की हालत पर बहुत हंसी आ रही थी। वही बेचारा मानिक अभी समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर अनाया चीज क्या है। सच में वो एक छोटी बच्ची है या कोई अलग इंसान। अपनी पूरी लाइफ में उसने सिर्फ एक ही अजीब बच्चे को देखा था और वो है उसके दोस्त का बेटा। लेकिन ये मैडम तो कुछ अलग ही थी, बड़े ही आराम से उसकी बेइज्जती कर रही थी। सारी बातों को छोड़कर मानिक ने उससे पूछा कि वो उस शख्स की कैसे जानती है जिसका अभी ऑपरेशन हुआ था। तो अनाया भी उन्हें सारी बातें बता देती है, लेकिन बताते वक्त उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे ये सब उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसकी बातें सुनकर और समझकर निखिल और मानिक समझ गए कि अनाया का दिमाग काफी तेज है। ऐसी सिचुएशन में जहां दूसरे बच्चे डर से पैनिक करने लगते हैं, वहीं वो अपने दिमाग से काम लेती हैं। लेकिन दोनों ये बात नहीं जानते कि अनाया का शरीर भले 12 साल का है, लेकिन उसकी आत्मा 23 साल की है, जिसने अपनी जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को महसूस किया है और अब वो इतनी सख्त हो गई है कि डर भी उसके आगे छोटा महसूस करता है। अनाया की बातें सुनकर निखिल मुस्कुराते हुए बोला, हे छोटी शेरनी, तुम तो वीरेन की लाइफ की एंजल निकली, और हंस दिया। लेकिन इस एंजल शब्द ने अनाया को भटका दिया। उसने अपनी सर्द आवाज में दोनों को देखते हुए कहा, डोंट कॉल मी एंजल, आई एम नॉट एन एंजल, आई एम अ विलन बिकॉज आई एम वेरी बैड, और मैं बहुत ज्यादा बुरी हो सकती हूँ, कहकर केबिन से बाहर चली गई। वही उसकी सर्द आवाज सुनकर दोनों ही हैरान हो गए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक छोटी बच्ची की आवाज इतनी सर्द और ऑरा इतना खतरनाक होगा। आज दोनों ये बात समझ चुके थे कि अनाया कोई आम बच्ची नहीं थी। उसकी मासूम चेहरे के पीछे एक खतरनाक दिमाग था। शायद यही चीज उनका दोस्त देख चुका था, इसलिए वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। दूसरी तरफ मानिक के केबिन से निकलकर अनाया हॉस्पिटल की टेरेस पर आ गई। उसके दिमाग में बस निखिल का बोला गया शब्द एंजल ही घूम रहा था, जिसे सुनकर उसे अपना पिछला जन्म याद आ गया। उस जन्म में वो सबके लिए एंजल ही थी, बिना स्वार्थ के सबकी मदद करना। लेकिन उसे क्या मिला? एक भयानक दर्द और मौत। सोचकर उसकी आंख से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद अपने आंसू पोंछकर उसने आसपास की तरफ देखा जो हल्की लालिमा बिखेर रहा था। ये रोशनी मेरे बीते हुए कल की नहीं बल्कि आने वाले भविष्य की है। अब मैं कभी एंजल नहीं बनूंगी। बहुत ही खुदगर्ज लोग भरे पड़े हैं इस दुनिया में, एंजल की कीमत नहीं समझ सकते। लेकिन मैं विलेन हूँ उन सबकी लाइफ की जो मुझे चोट पहुंचाएंगे। अब आर पार का रिश्ता होगा मेरा इस दुनिया से। जो प्यार देखा उसे प्यार मिलेगा, लेकिन जो दर्द देगा उसे दर्द जरूर मिलेगा, वो भी मेरे दर्द से 10 गुना। एंजल की लाइफ पूरी हुई, अब डेविल की बारी। इस वक्त अनाया की आवाज काफी डोमिनेट थी और आंखों में पूरी दुनिया को अपने आगे झुकाने की आग, जो आगे चलकर बहुत कुछ बदलने वाली थी। कुछ देर बाद सुबह के 9 बजे सूरज आसमान में चमक रहा था। निखिल और मानिक हॉस्पिटल में ही फ्रेश हो चुके थे और अनाया को भी फ्रेश होने को कहा, लेकिन उसने ये कहकर मना कर दिया कि वो अब घर जाकर ही फ्रेश होएगी। सबको वीरेन के होश में आने का इंतजार था, इसलिए सभी उसके वार्ड में बैठे थे। तभी उस घायल शख्स की उंगलियों में थोड़ी हलचल महसूस हुई, जिसे देखकर मानिक ने उसे चेक किया। थोड़ी देर बाद वो शख्स धीरे से अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने हॉस्पिटल की सीलिंग नजर आती है। थोड़ा होश में आकर वो अपनी नजरें आसपास फेरता है तो उसे निखिल और मानिक नजर आते हैं, जो उसकी कंडीशन पूछ रहे थे, लेकिन उसने उन्हें इग्नोर कर वापस रूम में घुमाई जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। तभी उसकी नजर कोने में खड़ी एक छोटी आकृति पर जाती है, जो बिना किसी भाव के उसे ही देख रही थी। उसे देखकर वीरेन की आंखों में चमक आ जाती है और वो रात की बातें याद करने लगता है। घायल हालात और आधे होश में भले ही वो उस लड़की का चेहरा ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन अब उसे देखते ही पहचान गया कि यही वो बच्ची है जिसने कल उसकी हिफाजत की थी। उसके चेहरे पर एक छोटी मुस्कान आ गई। वही अपने सवालों का जवाब न मिलते देख दोनों ने वीरेन की नजरों को देखा, जो कहीं और ही देख रही थी। उसकी नजरों का पीछा करते हुए उन्हें अनाया नजर आई। निखिल ने जल्दी से अनाया का हाथ पकड़कर उसे वीरेन के सामने खड़ा कर दिया। वीरेन, यही है तुम्हारी सेवियर जिसने कल तुम्हें बचाया था। वैसे ये छोटा पैकेज बड़ा धमाका है, कहकर हंस दिया। उसकी बात पर मानिक भी हंस पड़ा, लेकिन वीरेन उसे बिना किसी भाव के देख रहा था, जैसे उसकी आंखों को पढ़ना चाहता था, जो बहुत ही गहरी और मिस्टीरियस थी। लेकिन सबको इग्नोर कर अनाया वीरेन से बोली,
क्योंकि आप होश में आ चुके हैं तो मुझे अब घर जाना चाहिए, कहकर बिना किसी का जवाब सुने बाहर जाने लगी। लेकिन तभी उसे अपने हाथ पर एक पकड़ महसूस हुई। उसने पलट कर देखा, वीरेन ने उसका हाथ पकड़ रखा था। मैंने तुम्हें अभी जाने की इजाजत नहीं दी, वीरेन बोला, लेकिन मैंने भी आपसे कोई परमिशन नहीं मांगी है, अपना हाथ छुड़ाते हुए अनाया बोली। शाम को मुझसे मिलने आना, उसका हाथ छोड़ते हुए वीरेन ने कहा। लेकिन अनाया उसे घूरने लगी, जैसे जानना चाहती हो कि वो उसे शाम को क्यों बुला रहा है। उसकी ये हरकत देखकर वीरेन के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो बोला, मुझे किसी का एहसास पसंद नहीं। वही उसकी बात सुनकर अनाया ने कुछ नहीं कहा और हाँ मैं सिर हिलाकर बाहर चली गई। वही वीरेन चेहरे पर एक स्माइल के साथ दरवाजे को ही देख रहा था। फिर उसने जब अपना सिर सामने किया तो अपने दोनों दोस्तों को खुद को घुरता पाया। उसने अपनी आईब्रोज उछाल दी, जैसे उनके घुने की वजह पूछ रहा हो। आज से पहले भी हम की बच्चों से मिले हैं, लेकिन उनके साथ कभी तुम सॉफ्ट नहीं रहे, यहाँ तक कि अपने बेटों के साथ भी नहीं। तो फिर अनाया में क्या खास है, निखिल ने पूछा। वही मानिक उसका चेहरा देख रहा था। उनके सवाल पर वीरेन मुस्कुराकर बोला, वो भविष्य में होने वाले किंग की क्वीन है। वही उसका जवाब सुनकर दोनों के चेहरे पर हैरानी छा गई। 8. वीरेन आचार्य, द किंग ऑफ माफिया। अब तक हमने पढ़ा अनाया की बातों से मानिक शॉक्ड हो जाता है। अब आगे। वीरेन की बातें सुनकर निखिल और मानिक हैरान रह जाते हैं। उनके हैरान चेहरे को देखकर वीरेन उन्हें कल रात की सारी बातें बता देता है, जिससे सुनकर उनके दिल में अनाया की इज्जत बढ़ जाती है और उन्हें समझते देर नहीं लगती कि क्यों वीरेन ने उसे फ्यूचर क्वीन कहा। दूसरी तरफ अनाया अपने घर पहुंच चुकी थी और सीधा शावर लेने चली गई थी। बाथरूम से निकलकर बिना चेंज किए अपने बाथरूम में ही बेड पर लेट गई। उसकी नजरें सीलिंग की तरफ थी। वो कुछ सोच रही थी। उसके दिमाग में इस वक्त एक ही नाम चल रहा था और वो नाम था वीरेन आचार्य, द किंग ऑफ माफिया, जिसके साथ कल रात से थी वो। लेकिन उसकी पहचान घर आते वक्त हॉस्पिटल स्टाफ से पता चली। हैरान थी वो इस बात पर कि कल से जो शख्स उसके साथ था उसकी पहचान उसके लिए रहस्य बनकर रह गई। वो इस नाम को पिछले जन्म से जानती थी, लेकिन कभी मिली नहीं थी। एक ऐसा शख्स जिसके आगे न सिर्फ अंडरवर्ल्ड बल्कि प्रशासन भी झुकता था। बुरे लोगों के दिल में खौफ था उसके नाम का, वही बेबस और लाचार लोगों का मसीहा। लेकिन एक हादसे ने सब बदल दिया और वो मसीहा सिर्फ याद बनके रह गया। कल का हादसा उस मसीहा की जिंदगी का आखिरी हादसा था। कल तो अनाया ने उसे बचा लिया था, लेकिन पिछले जन्म में वो इस हादसे में मारा गया था। उसके खिलाफ उसके सारे दुश्मनों ने मिलकर जाल बिछाया था जिसमें वो मारा गया। बाद में मिसलीड करके उनकी पत्नी की भी बेरहमी से हत्या कर दी थी। फिर दोनों की लाशों को पब्लिक के सामने रखकर अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया था। आचार्य परिवार में केवल उनकी बूढ़ी माँ और उनके 2 बेटे ही बचे थे, जिनके पते की खबर किसी को नहीं थी, इसलिए सुरक्षित थे। लेकिन उनकी मौत के कुछ साल बाद उन सभी दुश्मनों की मौत बनकर दहशत का दूसरा नाम डीए सामने आया, जिसने उन सभी को बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और वीरेन आचार्य की सल्तनत को वापस से ले आया। वीरेन आचार्य माफिया होने के कारण काफी शातिर इंसान था, जिसे मार पाना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि 100 दुश्मनों से भी खतरनाक एक जलनखोर दोस्त होता है जो कब आपके खिलाफ हो जाए। इस केस में भी वही हुआ। वीरेन आचार्य के ही किसी करीबी ने उसके साथ धोखा किया था, इसलिए डीए ने उसे मारकर दुनिया के आगे धोखा देने का अंजाम दिखाया था। अपने पुनर्जन्म के बाद अनाया ने अनजाने में वीरेन आचार्य का भी भविष्य बदल दिया था। अब वीरेन आचार्य भी अपने खिलाफ हुई इस साजिश को जड़ों से खोज निकालेगा और अपने गुनहगारों को सजा देगा। अनाया के दिल में इस वक्त खुशी थी कि उसने एक बार फिर किसी की लाइफ बदल दी, लेकिन अब उसके जहन में दूसरा नाम था डीए। कौन था, कहां से आया था, कैसा दिखता था, कोई नहीं जानता। हर वक्त मास्क में रहता था, बस कुर्ता ही उसकी पहचान थी। ये सब सोचते सोचते अनाया की आंख लग गई। वो कल पूरी रात जागी थी। भले ही हॉस्पिटल में कुछ घंटे रेस्ट किया था, लेकिन वो फिजिकली और मेंटली काफी थक चुकी थी। उसे बस सुकून चाहिए था, जो उसके घर आकर मिला। दूसरी तरफ लाइफ केयर हॉस्पिटल के वीवीआईपी वार्ड में काफी सीरियस सिचुएशन थी। निखिल और मानिक के चेहरे काफी गंभीर थे, वही वीरेन के आसपास से खतरनाक ऑरा निकल रहा था।
सारे दुश्मनों ने एक साथ हाथ मिला लिया है, इसलिए वो इस वक्त काफी पावरफुल हैं। कल का हमला भी काफी गंभीर था। अगर अनाया ने तुम्हें बचाया नहीं होता तो शायद आज तुम हमारे बीच नहीं होते, निखिल बोला। निखिल सच कह रहा है। तुम्हें 3 बुलेट्स लगी थी, वो भी दिल के पास। तुम्हारा ब्लड भी काफी बह चुका था। अगर तुम्हें ऑपरेट करने में जरा भी देर हो जाती तो वी वुड हैव लॉस्ट यू, मानिक ने कहा। दोनों की नजरें वीरेन पर थी, लेकिन वो किसी सोच में गुम था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर अपना ध्यान वीरेन पर कर दिया। जब काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया तो मानिक ने पूछा, क्या सोच रहे हो? उनका मकसद सिर्फ मुझे मारना नहीं था, क्योंकि मेरे मरने के बाद भी मेरी टीम को मेघा लीड कर सकती थी। और भले दुश्मन चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, मुझे टारगेट करना आसान नहीं है किसी के लिए भी, जब तक कोई गद्दार उनके साथ ना हो। वीरेन ने अपनी सख्त नजरें ऊपर उठाते हुए कहा। यू आर राइट, तुम्हारे बाद भाभी को ही टारगेट करने वाले थे, लेकिन तुम पर हुए हमले के तुरंत बाद ही हमने उन्हें सेफली अंडरग्राउंड करवा दिया। लेकिन वो ज्यादा देर वहां नहीं रुकने वाली। वैसे भी उन्होंने गद्दार को पकड़ लिया है, निखिल बोला। कौन था वो कमीना जो हमारे खिलाफ चला गया, और इसके लिए हिम्मत कहाँ से आई उसके पास? मानिक बोला। उसकी बात सुनकर वीरेन और निखिल के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। सारे लोगों को कैद करके जेल भेज दो, एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए। ठीक होने के बाद पहले उन सब का हिसाब करूंगा। वैसे एक ही वार में सारे दुश्मनों का खत्म करना मजेदार होगा, एक तिरछी स्माइल के साथ वीरेन कहा तो निखिल भी हंस पड़ा। मानिक ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा, ठीक होने के बाद? तुम कब से गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए ठीक होने का इंतजार करने लगे? ठीक होना तो सिर्फ एक बहाना है। ये जनाब तो अपनी फ्यूचर बहू के साथ मेलजोल बढ़ाने के बहाने रोक रहे हैं, निखिल मजाक करते हुए बोला, जिससे वीरेन के चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई। मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाई है, शायद तुम्हें पढ़नी चाहिए, कहकर निखिल ने एक फाइल वीरेन की तरफ बढ़ा दी। वीरेन वो फाइल लेके पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो फाइल पढ़ता जा रहा था, उसके आसपास का ऑरा और खतरनाक होता जा रहा था। सारी इन्फॉर्मेशन पढ़कर उसने फाइल वही जोर से पटक दी। कल जब मैंने उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछा तो उसने खुद को अनाथ बताया, और उसका बिहेवियर भी काफी मैच्योर था। उससे बात करते हुए मुझे एक पल को भी नहीं लगा कि वो सिर्फ 12 साल की थी, मानिक ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा। उसके रूड बिहेवियर की वजह से मुझे तो उस पर गुस्सा भी आने लगा था, लेकिन अपनी फैमिली की वजह से उसका ऐसा होना गलत नहीं था। मुझे तो यकीन नहीं होता कि सच में ऐसी भी कोई फैमिली है जिसने अपनी ही बच्ची को इस तरह से अकेला छोड़ दिया और अब उसे ढूंढने का नाटक कर रहे हैं, निखिल बोला। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अनाया तक नहीं पहुंचने चाहिए। अनाया अब से मेरी प्रोटेक्शन में मेरे ही घर में रहेगी, वीरेन ने कहा। भाभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस बात पर, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या अनाया मानेगी? निखिल ने पूछा। वो सब मुझ पर छोड़ दो। फिर मानिक को देखकर, मेरे डिस्चार्ज पेपर रेडी करो, मैं शाम को अनाया के साथ सीधा अपने मेंशन जाऊंगा, कहकर बेड पर लेट गया। तुम तो यहाँ रुकने वाले थे ना? मानिक ने अपनी आंखें छोटी करते हुए वीरेन से कहा, जो उसे इग्नोर करके सोने की कोशिश कर रहा था। उसके गले में हाथ डालकर निखिल ने उसे अपने साथ बाहर खींचते हुए कहा, रहने दे, वो अपना फैसला ले चुका है, अब नहीं बदलने वाला। चल, हमें जो काम मिला है उसे पूरा करते हैं। दोनों वार्ड से बाहर निकल जाते हैं। मेरी जिंदगी बचाने के लिए थैंक यू अनाया बच्चा, अब से तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगा, कहकर वीरेन अपनी आंखें बंद करके आराम करने लगता है। कमजोर शरीर और दवाइयों की वजह से वो गहरी नींद में चला जाता है। शाम को जब उसकी आंखें खोली तो उसके सामने अनाया का चेहरा आया, जो बिना भाव के उसे देख रही थी। वीरेन के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन सीरियस इंजरी की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो गिरता उससे पहले ही 2 नाजुक हाथों ने उसे थाम लिया। उसने नजर उठाकर देखा तो वो अनाया थी। आप ठीक हैं? अनाया ने कहा। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। ये देखकर वीरेन ने भी हल्की मुस्कान के साथ अपनी पलकें झपका दी। अनाया ने उसे ठीक से बैठाया और पीछे पीलो अरेंज करके थोड़ा दूर जाकर बैठ गई। उसके चेहरे के कोल्ड एक्सप्रेशन वापस आ गए थे। वीरेन को उसके चेहरे के बदलते भावों को देखकर हंसी आ रही थी।
ये छोटी सी गुड़िया इतनी कम उम्र में अपने चेहरे के एक्सप्रेशन छिपाने में माहिर थी। भले ही वो बाहर से कितनी भी कोल रहे, लेकिन उसका दिल अभी भी मासूम था। वो अभी भी दूसरों की चिंता करना जानती थी। तुम कब आई? वीरेन एक छोटी स्माइल के साथ बोला। जब आप सो रहे थे, अनाया ने जवाब दिया। कमरे में बिल्कुल शांति छा गई। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। तभी रूम का दरवाजा खुला और निखिल मानिक अंदर आए। दोनों ने अनाया को देखकर एक छोटी स्माइल दी। फिर मानिक वीरेन को देखकर बोला, तुम्हारा डिस्चार्ज होकर गया है। उसकी बात सुनकर वीरेन अपने बेड से खड़ा हुआ। आप इतनी जल्दी डिस्चार्ज होकर घर जा रहे हैं? डिस्चार्ज की बात सुनकर अनाया चौंक गई और अचानक बोल पड़ी। उसकी बात सुनकर तीनों आदमी उसकी तरफ देखने लगे। ये महसूस कर अनाया ने अपना चेहरा घुमा लिया, जिससे सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। बिल्कुल, हॉस्पिटल से जल्दी मैं घर पर ठीक होगा। लेकिन मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, बल्कि तुम भी मेरे साथ जा रही हो, वीरेन मुस्कुराते हुए बोला। उसकी बात सुनकर अनाया शॉक्ड हो गई और उससे पूछा, कोई खास वजह मेरे लिए इतना सॉफ्ट होने की? क्योंकि तुम मेरी सेवियर हो और अब तुम्हें सेव करने की जिम्मेदारी मेरी है, वीरेन बोला। थैंक्स मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, लेकिन मुझे किसी की जिम्मेदारी नहीं बनना, अनाया ने साफ शब्दों में मना करते हुए कहा। मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ, और मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी बात काटे, वीरेन ने कहा। सिर्फ जान बचाने के लिए मुझ पर इतनी मेहरबानी? द किंग ऑफ माफिया वीरेन आचार्य इतने नेक दिल तो नहीं। आखिर आप मुझसे चाहते क्या है? अनाया ने साफ शब्दों में पूछा। वो शब्दों से खेलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। उसके मुंह से उसकी रियल आइडेंटिटी के साथ मकसद का सुनकर वीरेन के चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई। उसने अनाया को देखकर कहा, शब्दों और लोगों की पहचान करने की काबिलियत अच्छी है तुम्हारी, और मैं इस काबिलियत को एक पहचान देना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर अनाया की आईब्रोज ऊपर उठ गई, जैसे उसका मकसद जानना चाहती हो। मैं तुम्हें फ्यूचर किंग की क्वीन बनाना चाहता हूँ। तुम्हें अपने बड़े बेटे के लिए चुना है मैंने, वीरेन ने मुस्कुराते हुए कहा। वीरेन की बातें सुनकर अनाया हैरान हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सिर्फ किंग की जान बचाने के बदले वो उस पर इतना मेहरबान होगे कि सीधा अपने बेटे की पत्नी बनाने के लिए चुन लेगे, क्योंकि उनकी बातों को मजाक में नहीं लिया जा सकता। इसलिए अनाया को पता था वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच था। उसने चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान लाते हुए कहा, सिर्फ एक बार आपकी जान बचाने के लिए आप मेरी शादी अपने बेटे से करवाने को तैयार हो गए, जो फ्यूचर में आपकी जगह किंग बनेगा। तो इस हिसाब से लाखों बॉडीगार्ड्स आपकी जान रोज बचाते हैं, तो उन्हें क्या मिलता होगा? आपका दामाद बनने का ऑफर। अनाया की बात सुनकर निखिल और मानिक की हंसी छूट गई। वही वीरेन गंभीर चेहरे के साथ बोला, हमारी हिफाजत करना ड्यूटी है उनकी, वो सिर्फ अपना फर्ज निभाते हैं। मैंने भी सिर्फ इंसानियत का फर्ज निभाया था, अनाया ने भी गंभीरता से जवाब दिया। और यही गुण होना चाहिए एक क्वीन में, वीरेन ने कहा। अगर मैं इनकार कर दूं, अनाया बोली। कोई खास वजह? वीरेन ने भी उसी तरह पूछा। मैं सिर्फ 12 साल की हूँ, अनाया ने जवाब दिया। मेरा बेटा भी अभी 15 साल का है, वीरेन ने कहा। आप अपने बेटे का बाल विवाह करवाना चाहते हो? अनाया ने पूछा। मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर फिक्स कर रहा हूँ, और इसमें गलत कुछ भी नहीं, वीरेन ने जवाब दिया। आप 2 बच्चों को ऐसे रिश्ते में बांधना चाहते हैं जो हर रिश्ते से बड़ा है, जिसमें जिम्मेदारी है अपने पार्टनर की उम्मीदों पर खरा उतरने की। लेकिन मैं इस जिम्मेवारी के लिए तैयार नहीं हूँ, और ना ही आपका बेटा होगा। भविष्य किसी ने नहीं देखा, क्या पता आज जो रिश्ता पसंद हो कल को बोझ बनकर रह जाए। क्या हो कल को आपके बेटे को कोई और पसंद आ जाए, तो क्या तभी भी इस रिश्ते को बांधा रखा जा सकता है? अनाया ने कहा। अनाया की बात सुनकर रूम में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। कोई कुछ बोल नहीं पाता। कुछ पलों की शांति के बाद वीरेन की आवाज गूंजी, हमारे परिवार का रिवाज है फ्यूचर किंग की क्वीन प्रेजेंस किंग ही चुनता है, ताकि फ्यूचर में कोई गलत लड़की इस ओहदे पर ना बैठ सके। मेरा बेटा ये बात बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो कभी मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। लेकिन कल को ऐसा हुआ कि तुम्हारे या मेरे बेटे के दिल में एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि किसी तीसरे के लिए फीलिंग्स जागी, तो मैं तुम दोनों को इस अनचाहे रिश्ते से आजाद कर दूंगा। जुबान है ये वीरेन आचार्य द किंग ऑफ माफिया की।
वीरेन ने गंभीरता से अपनी बात कही। और किंग ऑफ माफिया के जुबान की कीमत पूरी दुनिया जानती है, अनाया ने कहा। 9। अनाया पहुंची आचार्य मैंशन। अब तक हमने पढ़ा कि अनाया किंग से मिलने हॉस्पिटल आती है। अब आगे। अनाया की बात सुनकर वीरेन उससे पूछता है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे साथ चलने में? अनाया कुछ देर सोचकर बोली, मैं तैयार हूँ आपके साथ चलने को, लेकिन मेरी एक शर्त है। अनाया की हाँ सुनकर सब खुश होते हैं, लेकिन शर्त सुनते ही उनके चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं। लेकिन वीरेन उसे उसकी शर्त बताने को कहता है। मेरी सिर्फ एक ही शर्त है, मुझे किंग की क्वीन नहीं बनना। अनाया ने कहा तो सब कंफ्यूज होकर उसे देखने लगे। तभी अपनी बात आगे जारी करते हुए बोली, मुझे क्वीन ऑफ वर्ल्ड बनना है, जो दुनिया झुकाना जानती हो, जो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सके, अपनी और अपनों से जुड़ी बातों का फैसला कर सके, जिसके हाथ में इतनी पावर हो जो किंग के हाथों में भी नहीं। अनाया की बातें सुनकर सब हैरान रह गए। आखिर अनाया ने जो मांगा वो तो अकेले किंग के हाथ में भी नहीं है, लेकिन इस मतलब की दुनिया की सच्चाई देखने के बाद अनाया की मांग गलत भी नहीं है। तुम जो मांग रही हो वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर तुम मेहनत करो तो तुम्हें वो जरूर मिलेगा जो तुम चाहती हो, वीरेन ने गंभीरता से कहा। मंजूर है, अनाया ने कहा, लेकिन तुम्हें बहुत ही कड़ी मेहनत करनी होगी, जिसमें शायद तुम्हारी जान पर भी बनाए। लेकिन एक बार आगे बढ़ने के बाद फिर तुम अपने कदम पीछे नहीं ले सकोगी, वीरेन ने कहा। एक बार आगे कदम बढ़ाने के बाद वापस पीछे आना आदत नहीं है मेरी। मैं किस्मत के भरोसे नहीं जीती, बल्कि खुद अपनी किस्मत बनाती हूँ, और अपनी किस्मत मैं पहले ही तय कर चुकी हूँ, अनाया ने विश्वास के साथ कहा। उसकी आंखों में कुछ कर बुझने की आग थी जो तीनों से महसूस की। वीरेन ने अपने कदम आगे बढ़ाए और अनाया के सिर पर हाथ रखकर कहा, और तुम्हारे हर सफर में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, बस कभी हिम्मत मत हारना। बदले में अनाया ने अपनी पलकें झपका दी। वीरेन ने खुश होकर उसका हाथ पका और रूम से बाहर निकल गया। उसके पीछे निखिल और मानिक भी थे। कुछ घंटे बाद रात के समय एक शानदार विला जो सफेद रंग में डूबा हुआ, जो कई एकड़ जमीन पर बना हुआ था, दूर दूर तक हरियाली। उस विला के मेन गेट से अंदर जाने का एक लंबा रास्ता, जिसके दोनों तरफ रंग बिरंगे फूल, पेड़ और फेरी लाइट्स लगी हुई, जो अंधेरे में उस जगह को और भी शानदार और भव्य बना रही थी। कुछ दूरी पर एक विशाल फाउंटेन जिसमें से पानी बह रहा था। तभी उस विला के अंदर एक के बाद एक कई कारें आने लगी। सभी कारें लग्जरियस और बुलेट प्रूफ थी। सारी कारें एक एक करके विला के आगे रुकी। फ्रंट कार को छोड़कर सारी कारों से बॉडीगार्ड्स बाहर निकले। एक बॉडीगार्ड ने आकर उस कार का दरवाजा खोला। उस कार से अपने कैजुअल वेयर में वीरेन आचार्य बाहर निकला। कमजोर और जख्मी होने के बावजूद भी वो काफी हैंडसम लग रहा था। कार की पैसेंजर सीट से निखिल निकला और उसने बैंक सीट का दरवाजा खोला। अनाया बाहर आई। वो अब तक विला की खूबसूरती को एडमायर कर रही थी। वीरेन ने आगे आकर उसका हाथ पका और उसे विला के अंदर लेकर चला गया, और पीछे छोड़ गया अपने हैरान बॉडीगार्ड्स को। सारे बॉडीगार्ड्स अपने बॉस के साथ एक बच्ची को देखकर पहले ही हैरान थे, लेकिन उनके बॉस का उसे ऐसे पेम्पर करते देख और भी ज्यादा हैरान हो गए। कहने को तो उसके बॉस के 2 बेटे थे, लेकिन उनके बॉस का स्वीट जेस्चर उनके साथ भी नहीं था जैसा इस बच्ची के साथ था। सबके मन में एक सवाल खड़ा हो गया, आखिर ये बच्ची है कौन? दूसरी तरफ वीरेन ने जैसे ही विला में एंटर किया, कोई आकर उसके गले लग गया। ये थी वीरेन की पत्नी मेघा, जो उसके घायल होने की बात से पहले ही परेशान थी, लेकिन उससे मिलने नहीं जा सकती थी। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वीरेन घर आने वाला है, वो तुरंत हॉल में आकर बैठ गई और उसका इंतजार करने लगी। थैंक गॉड वीर, तुम ठीक हो। मैं कितना ज्यादा परेशान हो गई था आपके लिए, मेघा बोली। उसकी पीठ से हिलाते हुए वीरेन ने प्यार से कहा, डोंट वरी जान, मैं ठीक हूँ। मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, इसलिए भगवान ने भी मुझे बचाने के लिए एक सेवियर भेज दिया था। उसकी बात सुनकर मेघा उससे अलग हुई और थोड़ा गुस्से में बोली, खबरदार, जो दोबारा मरने की बात की तो मैं सच में तुम्हें मार डालूंगी। उसे दोबारा गले लगाते हुए वीरेन ने कहा, अच्छा बाबा सॉरी, अब कभी नहीं बोलूंगा। फिर थोड़ा रुक कर
सच कहूँ तो कल एक पल के लिए मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं फिर कभी तुम सबको नहीं देख पाएगा, लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था और भेज दिया किसी को मुझे बचाने, कहकर वो थोड़ा भावुक हो गया। मेघा ने भी उस पर अपनी पकड़ कस दी। कुछ देर ऐसे ही गले लगाने के बाद दोनों अलग हुए। अब जाकर मेघा की नज़र वीरेन के पीछे खड़े निखिल और अनाया पर पड़ी। जहां निखिल चेहरे पर स्माइल लिए उन्हें देख रहा था, वहीं अनाया के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मेघा निखिल को अच्छे से जानती थी, लेकिन आज एक नए चेहरे को देखकर उलझन में थी। वीरेन जिसकी नजरें मेघा पर थी, उसकी आंखों में उलझन देखकर उसकी नजरों का पीछा किया तो उसकी नजर भी अनाया पर पड़ी। वो मुस्कुरा दिया। वो अनाया के पास आया और उसका हाथ पकड़कर मेघा के सामने खड़ा करते हुए बोला, ये है वो शख्स जो कल रात मेरा सेवियर था, जिसने अपनी सूझबूझ से मेरी जान बचाई। इसी के कारण मैं आज तुम सबके साथ जिंदा खड़ा हूँ। मेघा ने वीरेन की बात सुनकर अनाया को गौर से देखा। एक छोटी 12 साल की लड़की जिसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में कुछ करबुझने की ताकत। ये बात वीरेन ने उसे नहीं बताई होती तो उसे यकीन होता कि सच में अनाया वीरेन की सेवियर थी। उसने अपना हाथ अनाया के गाल पर रखा और उसे थैंक यू कहा। अनाया को सामने खड़ी मेघा से कोई भी नेगेटिव फीलिंग महसूस नहीं हुई, इसलिए उसने उसे खुद को छूने से नहीं रोका। मेघा के स्पर्श से उसे एक नई फीलिंग महसूस हुई जो उसे कभी महसूस नहीं हुई। मेघा का टच प्यार और ममता से भरा था, जो सिर्फ एक माँ का ही हो सकता है। अनाया को मेघा बहुत पसंद आई। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे अपना डिनर कर रहे थे, तभी वीरेन की आवाज गूंजी, मेघा आज से अनाया हमारे साथ ही रहेगी, इसलिए उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। मेघा ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया। वो अपने पति को जानती थी कि अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई खास वजह जरूर होगी जो बाद में उसे बता ही देंगे, इसलिए उसने बिना कोई सवाल जवाब के उनकी बात मान ली। अनाया ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। इन लोगों ने बिना किसी बहस के उसे कितने प्यार से अपना लिया, लेकिन एक और उसका परिवार था जो उसे अपनाना तो दूर उसे देखना भी पसंद नहीं करता था। ना चाहते हुए भी अपने परिवार को इन लोगों से कंपेयर कर बैठी। अपने परिवार का सोचकर उसकी आंखें भी हल्की नम हो गई। भले ही आत्मा 23 साल की हो, लेकिन उसका दिल तो 12 साल की बच्ची का ही था। उसने जल्दी ही अपनी आंखों की नमी छिपा ली, लेकिन मेघा ने पहले ही इसे देख लिया था, इसलिए वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई। लेकिन अगले पल उसका मन हल्का करने के हिसाब से एक निवाला उसके आगे कर दिया। अनाया के एक पल को उस निवाले को देखा, फिर मेघा को जिसने अपनी आंखों में प्यार लिया। एक निवाला उसकी तरफ बढ़ा दिया। अनाया ने भी वो निवाला खा लिया। उस निवाले के साथ ही अनाया का भारी दिल हल्का पड़ गया। मेघा के एक प्यार भरे निवाले ने उसके दिल के दर्द को खत्म कर दिया। शायद यही एक माँ का प्यार था जो हर बच्चे के दिल को खुशी से भर देता था। इस नज़ारे को देखकर वीरेन और निखिल के चेहरे खुशी से भर गए। आखिर दोनों ही महसूस कर सकते थे कि अनाया इस वक्त कैसा महसूस कर रही थी। मेघा ने भी अनाया को अपने हाथ से खाना खिलाया, क्योंकि अनाया के रूप में उसकी एक बेटी की इच्छा जो पूरी हो गई थी। वीरेन का कमरा। वीरेन बेड पर लेटा हुआ अपने एक हाथ से फोन चला रहा था और दूसरे हाथ से मेघा की पीठ सहला रहा था। वीरेन की चोट को बचाते हुए मेघा ने अपना सिर उसके दाएं कंधे पर रखा हुआ था। वो किसी सोच में गुम थी। दरअसल वीरेन ने मेघा को अनाया के बारे में सब कुछ बता दिया था। अनाया का पास्ट जानकर उसे दुख भी हुआ। वीरेन, क्या आपको यकीन है अनाया को आप जिस मकसद से यहाँ लाए हो वो पूरा होगा? अनाया बहुत प्यारी बच्ची है, वो ये सब कैसे झेलेगी? मेघा ने कहा। वीरेन ने अपना फोन साइड में रखते हुए कहा, तुम्हारी चिंता जायज है मेघा, लेकिन मैंने उस बच्ची में वो आग देखी है जो कुछ कर बुझने को तैयार बैठी है। उसे एक सही मेंटोर की जरूरत है। फिर देखना कुछ ही सालों में एक ऐसी शख्सियत बनेगी जो पूरी दुनिया अपने कदमों में झुका सकेगी। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हमारा बड़ा बेटा, आप उसका नेचर जानते हैं ना? क्या वो कभी अनाया को अपनाएगा? मुझे डर है कहीं वो अनाया से नफरत ना कर बैठे। मेघा ने परेशानी से बोला। चिंता मत करो जान, मैंने सब सोच समझ कर ही ये फैसला किया है। बस तुम इस बात का ध्यान रखना कि जब तक अनाया बड़ी ना हो जाए, ये बात उठनी नहीं चाहिए। दोनों बच्चों का फ्यूचर उन पर ही निर्भर करेगा। मैं दोनों को साथ देखने की उम्मीद कर सकता हूँ, लेकिन कभी उन पर जोर जबरदस्ती नहीं करूँगा, वीरेन ने बोला।
वीरेन की आखिर बात सुनकर मेघा के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने उसके गाल पर किस कर दिया। उसकी किस महसूस कर वीरेन उसके ऊपर आ गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इतना सूखा इनाम। फिर उसके चेहरे के थोड़ा करीब जाकर बोला, मुझे तो कुछ ज्यादा चाहिए। वीरेन की इस हरकत पर मेघा उससे थोड़ी दूरी बनाते हुए घबराहट से बोली, वीर आप ये क्या कर रहे? आप अभी घायल हैं, अभी तक आपके जख्म भी नहीं सूखे हैं, ये सब करना ठीक नहीं है। मेघा की घबराहट महसूस कर वीरेन ने उसके चेहरे पर गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, डोंट वरी जान, मैं सब कुछ बहुत आराम से करूंगा और अपनी चोट का भी अच्छे से ध्यान रखूंगा। कहकर बिना वक्त गवाए अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। कुछ समय बाद दोनों के कपड़े जमीन पर थे और कमरे में मेघा की सिसकियां गूंज रही थी। 10. आर्यमन की एंट्री। अब तक हमने पढ़ा कि अनाया आचार्य मैंशन में रहने आती है। अब आगे। अगली सुबह 5 बजे अनाया उठ चुकी थी। अपना कुछ जरूरी सामान उसने आचार्य मैंशन मंगवा लिया था। हमेशा की तरह वो सुबह उठकर गार्डन में जॉगिंग कर रही थी। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। अनाया ने पलटकर देखा तो सामने वीरेन अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लिए ट्रैक सूट पहने उसे ही देख रहा था। अनाया उसे कंफ्यूजन से देखती है, जैसे पूछ रही हो, आपने मुझे प्रिंसेस क्यों कहा? उसका सवाल समझकर वीरेन ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम्हारी क्वीन बनने की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए उन जिम्मेदारियों के साथ तुम्हें टाइटल भी मिलेगा। आज से हर कोई तुम्हें प्रिंसेस कहकर ही बुलाएगा। उसकी बात सुनकर उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। कुछ देर साथ जॉगिंग करने के बाद दोनों ने जिम में एक्सरसाइज की, फिर अपने अपने रूम में फ्रेश होने चले गए। थोड़ी देर बाद वीरेन, मेघा और निखिल डाइनिंग टेबल पर बैठे अनाया का इंतजार कर रहे। अनाया सीढ़ियों से उतरकर डाइनिंग एरिया में जा ही रही थी कि मैन दरवाजे से कोई दौड़ता हुआ अंदर आता है और अनाया से टकरा जाता है। अनाया अचानक हुए हमले से बचते हुए खुद को संभाल लेती है। वही जो अनाया से टकराया था वो जमीन पर गिर जाता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, आह मम्मा मुझे लग गई, और रोने का नाटक करने लगता है। उसके पीछे से आती ओल्ड लेडी उसे जमीन पर पड़ा और रोता देख जल्दी से उसके पास आती है और उसे चुप कराते हुए कहती है, आरू बेटा आप गिर कैसे गए? पता नहीं दादी, मैं तो सीधा मॉम डैड के पास जा रहा था, अचानक किसी से टकरा गया, उस लड़के ने उठते हुए कहा। अभी तक बाकी लोग भी वहां आ गए थे और उस लड़के के नाटक देख रहे थे। अभी तक किसी का ध्यान अनाया पर नहीं गया, जो वही साइड में खड़े उस लड़के की नौटंकी देख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब भाव थे जो उसने जल्दी ही छुपा लिए। मेघा जी आगे आए और उस लड़के के कान पकड़ते हुए थोड़ा डांट कर बोली, आरू आपसे कितनी बार कहा है आप घर में आराम से चला कीजिए, हर बार किसी ना किसी से टकराते रहते हैं। मॉम मैं तो आपको सरप्राइज करने आ रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं किसी से टकरा जाऊंगा। लेकिन यहाँ तो कोई दीवार भी नहीं है तो मैं टकराया किससे? कहते हुए उस लड़के ने आसपास अपनी नजर घुमाई। एक जगह जाकर उसकी नजर ठहर गई। वो अपने में ही खोए हुए बोला, लिटिल फेरी। उसकी नजरों का पीछा करते हुए सबकी नजर उधर गई जहां अनाया खड़ी थी। उसे देखकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो ओल्ड लेडी उसे कंफ्यूजन में देखने लगी। वीरेन ने अनाया को अपने पास बुलाया और उसका परिचय कराते हुए बोला, माँ ये अनाया है, आज से हमारे साथ ही रहेगी। फिर अनाया को उनसे मिलाते हुए कहा, अनाया बेटा, उस ओल्ड लेडी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरी मॉम है माला आचार्य, और उस लड़के की तरफ जो अनाया से टकराया था इशारा करके कहा, ये मेरा छोटा बेटा आर्यमन आचार्य, तुम्हारी ही एज का है। अनाया माला जी के पास जाकर उनके पैर छू लेती, जिससे खुश होकर वो उसके सिर पर प्यार से हाथ रख देती हैं। अनाया जैसे ही अपनी जगह पर खड़ी होती है, अचानक कोई उसके सामने आकर उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। ये आर्यमन ही था। वो उससे कहता है, लिटिल फेरी तुम तो बहुत खूबसूरत हो, क्या तुम सच में परीलोक से आई हो? उसकी बातें सुनकर अनाया उसे अजीब नजरों से देखती है। मेघा आगे आकर नकली हंसी हंसते हुए बोली, आर्य बेटा तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? वो भी हमारी तरह एक इंसान है, ना कि कोई फेरी। सच में? लेकिन ये तो बिल्कुल एक फेरी जैसी है, खूबसूरत। आर्यमन ने कहा, हाँ बिल्कुल वो एक परी ही है, लेकिन तुम्हारी बहन जैसी है। उसके आगे ऐसी बातें मत करो कि वो तुम्हें पागल समझने लगे। वीरेन जी बोले।
डैड, आप बेकार में मुझे पागल कहकर फैरी के आगे मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। फिर अनाया की तरफ देखकर, फैरी, क्या तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ? कहकर मासूमियत से उसे देखने लगा। अनाया ने उसे कुछ देखा, फिर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, जिससे सबकी हंसी छूट गई। आर्यमन एक नज़र गुस्से से सबको देखकर बोला, आप सब लोग बहुत खराब हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। कहकर अपने पैर पटकते हुए डाइनिंग टेबल पर चला गया। उसकी इस हरकत पर सबने अपना सिर हिला दिया, जैसे इसका कुछ नहीं हो सकता। माला जी आगे आए और अनाया के सिर पर हाथ फेरकर बोली, उसकी बात का बुरा मत मानना बेटा, वो बस ऐसे ही नौटंकी करता रहता है। उनकी बात सुनकर अनाया ने उन्हें एक छोटी स्माइल दी। फिर सब लोग डाइनिंग टेबल की तरफ चल पड़े। ब्रेकफास्ट करने के बाद मालाजी अपने रूम में आराम करने चली गई। काफी लंबा ट्रेवल करके आई थी, इसलिए वो थक गई थी और बस आराम करना चाहती थी। वीरेन के ऊपर हुए हमले के बारे में इन्हें कुछ नहीं पता था, ना ही किसी ने इन्हें बताया। सब लोग लिविंग हॉल में बैठे थे। वीरेन ने अनाया से कहा, प्रिंसेस, आज तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, लेकिन पहले तुम्हारा पूरा बॉडी चेकअप होगा और उसी के हिसाब से तुम्हें ट्रेन किया जाएगा। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? अनाया, जो गौर से वीरेन जी की बातें सुनकर रही थी, उसने ना में अपना सिर हिला दिया। वेरी गुड, तुम निखिल के साथ लाइफ केयर हॉस्पिटल जाओगी। वहां तुम्हें मानिक मिलेगा और वही तुम्हारे टेस्ट करेगा। अगर तुम्हें किसी चीज से प्रॉब्लम है या फिर कोई एलर्जी तो तुम मानिक को बता देना, वीरेन ने कहा, जिस पर अनाया ने बस अपना सिर हिला दिया। ठीक है, फिर निखिल तुम आज ये काम पूरा कर देना, कहकर वीरेन ने उन्हें जाने को कहा। अनाया जैसे ही जाने को खड़ी हुई, उसकी नज़र मेघा के गर्दन पर पड़े निशान पर गई। उसने मेघा से पूछा, आंटी, क्या आपको गर्दन पर चोट लगी है? आपकी गर्दन पर चोट का निशान है। अनाया ने निशान की तरफ इशारा करते हुए कहा। अनाया की बात सुनकर मेघा के चेहरे का रंग उड़ गया। भला वो अनाया को क्या जवाब देती, ये किस चीज का निशान था? वो सोच में पड़ गई कि वो क्या जवाब दे। अनाया का सवाल सुनकर वीरेन के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल आ गई और निखिल के चेहरे पर चीड़। उसने वीरेन को घुरकर देखा, जो अपनी करनी पर मुस्कुरा था। सही है बेटा, सही है, तू सिंगल नहीं रहा, इसलिए ये सब करके तू मुझे चीड़ा रहा है ना? लेकिन याद रख, एक दिन मैं भी शादी करूंगा और मेरी भी बीवी होगी और मैं भी तुझे चीड़ाऊंगा। निखिल ने अपने मन में सोचा। निखिल के मन की बात समझ वीरेन ने एक नज़र उसे देखा और तिरछी स्माइल के साथ एक आंख ब्लिंक कर दी, जिससे वो और चीड़ गया। अनाया की बात सुनकर हमारे आर्यमन बाबू, जो मुंह फुलाए कब से वहीं बैठे थे, जिस पर ना किसी ने ध्यान दिया और ना ही मनाने की कोशिश करी, वो अचानक ही बोल पड़े, ये कोई नई बात नहीं है। लिटिल फैरी मॉम को तो अक्सर ऐसी चोटें लगती रहती हैं। मैं तो कितनी बार गिरता पड़ता टकराता रहता हूँ, लेकिन मुझे तो कभी ऐसी चोट नहीं लगी। एक दिन मैंने भी पूछा था मॉम से कि आपको चोट कैसे लगी, तो मम्मा ने परेशान होकर मुझे बताया कि ये चोट डैड की देन है। लेकिन मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, इसलिए मैंने वापस कुछ पूछा भी नहीं, कहकर अपना मुंह बनाने लगा। आर्यमन की बात सुनकर वीरेन हड़बड़ा कर गया। वही अपने चेहरे पर तिरछी स्माइल लिए निखिल उसे देखने लगा। वीरेन ने अपनी नजरें मेघा की तरफ की, जो उससे नजरें चुरा रही थी। उसने गहरी सांस लेकर सामने देखा, जहां अनाया उसे बुरी तरह घूर रही थी। भले ही आर्यमन को कुछ समझ नहीं आया हो, लेकिन अनाया समझ गई कि मेघा को चोट वीरेन की वजह से लगी। तो क्या वीरेन ने मेघा पर हाथ उठाया था? ये सोचकर वो वीरेन को घूर रही थी, जैसे उसे मौका मिलेगा वो वीरेन को पीट देगी। उसके मन की बात को समझते हुए वीरेन ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं नहीं प्रिंसेस, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, ये बस एक गलती है। लेकिन अनाया ने उसे घूरना बंद नहीं किया। जैसे कह रही हो, भला बार बार गलती कैसे हो सकती है? उसकी बात समझते हुए वीरेन ने कहा, ये सच में बस एक गलती ही थी, चाहो तो अपनी आंटी से पूछ लो। ये तो बस आर्यमन की सोच है, वही हमेशा उल्टा सोचता रहता है। वीरेन की बात सुनकर अनाया ने मेघा की तरफ देखा, जिसका चेहरा थोड़ा लाल था। उसने बस हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर जवाब दिया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की शर्म और ऑकवर्डनेस थी, जिसे देखकर अनाया को समझ आ गया कि शायद उसने हस्बैंड वाइफ के पर्सनल चीज को कुछ और समझ लिया। इसलिए निखिल को बाहर आने का कहकर जल्दी से बाहर चली गई। आर्यमन भी उसके पीछे बाहर भागा। सबके जाने के बाद लिविंग हॉल में मेघा वीरेन को गुस्से से घूर रही थी।
वही हमारे माफिया किंग डर के मारे अपना सिर झुकाए चुपचाप बैठे थे। भला पति कितना ही बड़ा 30 मार खा हो, लेकिन बीवी के आगे उसकी एक नहीं चलती। वही हाल हमारे वीरेन बाबू का था, जो अपनी बीवी की डांट सुनने के लिए अपना सिर झुकाए बैठे थे। 1000 बार रोका आपको, लेकिन आप है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते। बैट पर पूरे बीस्ट बन जाते हो। आज तक आर्य को कितनी बार बेवकूफ बनाकर, झूठ बोलकर उससे आपके दिए इन निशान को छुपाया है। अब तो अनाया ने भी देख लिया। अपने बच्चों के सामने कितना एम्बेरेंस होना पड़ा मुझे। मेघा गुस्से से वीरेन से बोली, सॉरी वाइफी, मैं मानता हूँ ये मेरी गलती है, आगे से ध्यान रखूंगा। वीरेन अपना सिर झुकाए बोला, आगे से कभी नहीं होगा। खबरदार, जो अब मेरे करीब आए तो और आज से 1 महीने तक बेडरूम में आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आपने बेडरूम में पैर भी रखा तो मैं अनाया के रूम में शिफ्ट हो जाऊंगी। गुस्से से भगते मेघा अपने पैर पटकते हुए अपने रूम में चली गई और वीरेन बाबू उनके पीछे अपनी रूठी बीवी को मनाने। भला 1 महीने तक बीवी से दूरी उन्हें कैसे मंजूर हो सकती है।